स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा था सीआरटी के बारे में, उसके क्वेश्चंस बेस्ड जितने भी आते हैं सारे देखा था हमने, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीआरओ का अच्छे से लेक्चर्स, ठीक है। अभी तक सीआरटी जो मेन बात था वो तो पढ़ लिया, अब सीआरओ पे आता है, कैसे अब सीआरओ के बारे में चीजों को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंडविड्थ से, इसीलिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीआरओ को पढ़ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ समझने लायक है। लेकिन लोग क्या होता है, इसमें सीधा फॉर्मूला लगा के आगे निकल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको अगर अच्छे से एनालिसिस करो क्वेश्चन को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कुछ बात। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द बैंडविड्थ ऑफ एन ऑसिलोस्कोप इज गिवन एज डायरेक्ट करंट टू 10 मेगाहर्ट्ज, what is the fastest rise time a sine wave can have to be accurately reproduced by the instrument। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो सीआरओ है, ठीक है, उसका बैंडविड्थ दिया हुआ 10 मेगाहर्ट्ज, ओके। तो सीआरओ का बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ व्हाट इज द फास्टेस्ट राइज टाइम अ साइन वेव कैन हैव। किसी साइन वेव का राइज टाइम बताओ, और वो साइन वेव क्या होना चाहिए, जो भी साइन वेव हम ले रहे हैं उसका जो राइज टाइम होना चाहिए वो सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे कम वैल्यू होना चाहिए राइज टाइम का, जो हम इनपुट दे सकते हैं सीआरओ में ताकि वो अच्छे से मुझे दिखे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ राइज टाइम क्या होगा। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्टली एक फॉर्मूला उन्हें याद है, वो फॉर्मूला क्या है, बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। अब बोलेंगे राइज टाइम पता करना है, बैंडविड्थ दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, तो राइज टाइम यहां से निकाल लेंगे डायरेक्टली। राइज टाइम क्या होगा, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। और ये करने से आप कुछ भी नहीं सीखे, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं आप, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं और इसमें कुछ सीखने वाली चीज है ही नहीं। तो अब देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले समझते हैं बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ मतलब क्या हुआ, बैंडविड्थ मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम इनपुट दे सकते हैं सो दैट मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल पाए। समझ में आ गया, ये तो आपने एनालॉग नेटवर्क सभी जगह पढ़ा होगा, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब यही होता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकता हूं, ठीक है। 3 dB तक हम लोग लेते हैं, ये भी पता होगा आप लोग को। और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी आता है FC, और ये 0, तो 0 to FC, इसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 to FC, और यही क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। क्योंकि एक लो पास फिल्टर जैसा काम कर रहा है, इसीलिए आप जो मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोल देते हैं, बैंडविड्थ डायरेक्टली। लेकिन अगर हाई पास होता तो आपको क्या देना पड़ता है, एक रेंज देना पड़ता है, स्टार्टिंग कहां से और फिनिश कहां तक। यहाँ स्टार्टिंग 0 से हो रहा है और फिनिश कहां कर रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जो दिया हुआ है FC का वैल्यू हमारे पास, वो क्या दिया हुआ है, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 10 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि जो सीआरओ हम अभी यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। 0 to 10 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 हर्ट्ज का दे सकते हैं, 2 हर्ट्ज का दे सकते हैं, 3, 4, 5, 6 सो ऑन टिल 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा देंगे तो आउटपुट अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं होगा, पावर लॉस होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। बस हम 10 मेगाहर्ट्ज तक ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें इनपुट दे सकते हैं सिग्नल का। और यहां पर इनपुट क्या दिया जा रहा है, देखो, व्हाट इज द फास्टेस्ट राइज टाइम अ साइन वेव कैन हैव। एक साइन वेव इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो सीआरओ हम अभी यूज कर रहे हैं जिसका बैंडविड्थ गिवन है, उसमें जो हम साइन वेव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का दे सकते हैं वो कितना होना चाहिए, 10 मेगाहर्ट्ज, ओके। और आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फास्टेस्ट राइज टाइम अ साइन वेव कैन हैव टू बी एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो अब हम आते हैं, पहली बात करते हैं राइज टाइम का, ओके। राइज टाइम का बात करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो साइन वेव का राइज टाइम क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर साइन वेव ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर साइन वेव इसका क्या होगा, सॉरी राइज टाइम क्या होगा, 10% लेंगे यहां से 10%, और 90% लेंगे ये 90%, और बोलेंगे जो टाइम लग रहा है मुझे 10% to 90% जाने में, यही क्या है आपके पास, राइज टाइम है, जो कि क्या है, गलत है, ओके।
राइज टाइम क्या होगा साइन वेव का 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और जो मिनिमम वैल्यू है जो कि इसका क्या है वी मैक्स, तो स्टार्टिंग हम 10% नीचे से करेंगे, मिनिमम वैल्यू से करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे 90% का, ठीक है। तो जो ये टाइम है, ये टाइम दिख रहा है, ये टाइम जो ये टाइम है ये एक्चुअल होता है राइज टाइम। ओके, एक साइन वेव का राइज टाइम एक्चुअली ये होता है। समझ में आ गया अच्छे से? मतलब राइज टाइम बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है कि कितने स्पीड से सिग्नल अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है। मिनिमम कहां से 10% से 90% के बीच में जा रहा है। इससे क्या हमें पता चलता है, अगर मुझे एक सिग्नल के बारे में पता चल जाए कितने स्पीड से मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं उस सिग्नल को सीआरओ में दूंगा तो उसका क्या होता है, देने के बाद एम्पलीफायर में जाता है। अब एम्पलीफायर का भी अपना रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, मैं स्पीड ऑफ लाइट से चेंज करने वाले सिग्नल को उसमें दूंगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो उसमें भी उसका अपना राइज टाइम होता है एम्पलीफायर का। अब अगर राइज टाइम एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल के राइज टाइम से इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, जो आपका रिप्रोड्यूस होगा सीआरओ में सिग्नल वो नहीं हो पाएगा। समझ में, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एम्पलीफायर में सिग्नल जा रहा है, इनपुट सिग्नल, उसका राइज टाइम अगर डिफर कर गया एम्पलीफायर का राइज टाइम से, तो जो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए राइज टाइम बहुत जरूरी है पता करना, उसके बारे में जानना, क्योंकि राइज टाइम क्या बता रहा है, कितने स्पीड से सिग्नल चेंज कर रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं जो एम्पलीफायर यूज कर रहा हूं सीआरओ में, उसको कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि वो भी उस टाइम को मैच कर सके, ठीक है, वो भी बहुत फास्ट बन सके। समझ में आ गया? सो दैट क्या हुआ कि अगर मैं फास्ट सिग्नल दूंगा तो वो भी फास्टली रिप्रोड्यूस करेगा आउटपुट, कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन करवाने के लिए। इसलिए राइज टाइम इंपॉर्टेंट है। और यहां साइन वेव का राइज टाइम क्या होता है, ये वाला। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं एक सिग्नल लेता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है, इसमें आप देखें इसका जो टाइम पीरियड था वो ये था, इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है, इससे कम है। ओके, अब इसका राइज टाइम कैसे निकालेंगे, अगेन 90% यहां लेंगे और 10% मिनिमम से, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये इसका क्या है राइज टाइम। अब मुझे बताओ राइज टाइम इस सिग्नल का ज्यादा था या नीचे वाले का ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, राइज टाइम इस सिग्नल का ज्यादा है, ज्यादा टाइम है, और ये कम टाइम दिख रहा है राइज सिग्नल का, ठीक है, राइज टाइम जो दिख रहा है वो कम दिख रहा है। राइज टाइम नीचे वाले का कम दिख रहा है, ऊपर का ज्यादा है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी ऊपर का ज्यादा या नीचे का ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी नीचे का ज्यादा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं अगर राइज टाइम ज्यादा होता है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, राइज टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। दिख रहा है, यहां राइज टाइम ज्यादा था, इसका फ्रीक्वेंसी कम था, यहां राइज टाइम कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राइज टाइम। ओके, समझ में आ गया? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट 1 राइज टाइम, ये समझ में आ गया। और जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 0.35, तो यहां से क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.35 राइज टाइम। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू का बात करूंगा, मतलब मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात करूंगा, एफसी, ठीक है, यानी कि एफसी क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे लोएस्ट राइज टाइम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एफसी मैक्सिमम लूंगा तो राइज टाइम लोएस्ट आने वाला है। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटू लोएस्ट राइज टाइम इक्वल टू 0.35, और इसी एफसी को क्या बोलते हैं लो पास के लिए, बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। समझ में आ गया? तो यहां से आपका वो फॉर्मूला आया था। और एक बात, जो इनपुट हम दे रहे थे सीआरओ में, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दे सकते थे, 10 मेगाहर्ट्ज का, और हम क्या इनपुट कर रहे थे, साइन वेव, यानी कि एक 10 मेगाहर्ट्ज का साइन वेव को इनपुट करना है, और पूछ रहा है उसका राइज टाइम क्या होगा, फास्टेस्ट राइज टाइम।
तो फास्टेस्ट राइज टाइम मतलब सबसे कम वैल्यू राइज टाइम का, सबसे कम वैल्यू कब आएगा राइज टाइम का, जब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या था 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज का हम साइन वेव दे सकते हैं, और 10 मेगाहर्ट्ज का साइन वेव अगर आप दे रहे हैं तो उसका राइज टाइम आप खुद निकाल सकते हैं इजीली। आपको कुछ नहीं करना, आप लीजिए 1 वोल्ट साइन वेव, यानी कि 1 साइन 2 पाई 10 मेगाहर्ट्ज टी। ओके, एक साइन सिग्नल ले लिया आपने, कितना 10 मेगाहर्ट्ज का। इसको आप प्लॉट कीजिए और इसका टाइम निकालिए कहां से, जो मिनिमम वैल्यू था -v मैक्स का 10% टू मैक्सिमम का 10%, तो 90%। अब इन दोनों के बीच का आप टाइम निकालिए और खुद कैलकुलेट कीजिए और बताइए राइज टाइम का आंसर कितना आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 35 नैनो सेकेंड। ओके, और ये आपको खुद से फॉर्मूला से नहीं करना है कैलकुलेट, ठीक है। बहुत सारे ऐप हैं प्ले स्टोर पे जो कि प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को, तो आप ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा, एक साइन वेव प्लॉट कीजिए उसमें साइन 2 पाई 10 मेगाहर्ट्ज टी का, ठीक है। फिर एक 2 ग्राफ और प्लॉट कीजिए, y इक्वल टू +0.9 और y इक्वल टू -0.9, ठीक है। और दोनों का x एक्सिस का वैल्यू देखिए टाइम में आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा राइज टाइम, और वहां से भी 35 नैनो सेकेंड आने वाला है। और जो सेकेंड मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना, मैक्सिमम वैल्यू पुट करना, मैक्सिमम बैंडविड्थ मतलब क्या शो कर रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम एफसी फ्रीक्वेंसी वो क्या है 10 मेगाहर्ट्ज पुट कर दिए, और उस पे आपको क्या मिलेगा लोएस्ट राइज टाइम मिलने वाला है, ठीक है। वही तो चाहिए, लोएस्ट राइज टाइम मतलब फास्टेस्ट राइज टाइम 0.35, तो यहां से राइज टाइम क्या निकलने वाला है 0.35 अपॉन 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 35 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो जो ये राइज टाइम आया ये क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू का है, मतलब सबसे फास्टेस्ट, जितना कम टाइम उतना फास्ट, जितना कम टाइम उतना फास्ट, जितना ज्यादा टाइम उतना स्लो। ओके, तो यहां से जो राइज टाइम आएगा 35 नैनो सेकेंड हो गया। और यही राइज टाइम क्या होना चाहिए एम्पलीफायर का, कौन सा एम्पलीफायर का, वर्टिकल एम्पलीफायर का। तो जो आप पढ़ते होंगे फॉर्मूला सीआरओ में बैंडविड्थ इक्वल टू राइज टाइम, तो यहां पर राइज टाइम क्या होता है एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर का राइज टाइम होता है, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर का राइज टाइम गिवन होता है, ठीक है। तो इतना कुछ पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा आया फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूला से क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे रिलेट कर सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। यहां मैंने 2 मेथड से बनाया, एक तो डायरेक्ट मैंने 1 साइन 2 पाई 10 मेगाहर्ट्ज का निकाल दिया राइज टाइम, ठीक है। वहां से भी आंसर 35 नैनो सेकंड आएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, इससे भी 35 नैनो सेकंड आपके पास आंसर आने वाला है। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि जो आप सीआरओ यूज किए होंगे कॉलेज में, तो आपके पास क्या क्या होता है सीआरओ के सेटअप में। ये एक सीआरओ होता है, यहाँ पर स्क्रीन होता है, बहुत सारे नॉब्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट लेते हैं आप प्रोब के थ्रू, ये केबल होता है, और यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या होता है प्रोब लगा होता है। ओके, और जो भी सिग्नल देना है कहीं से भी सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। मान लेते कोई एलिमेंट है जिसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ रहा है और फिर आप सिग्नल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये शो होता है यहाँ पे आपके पास सीआरओ में। तो ये तो आपने देखा होगा सेटअप अपने कॉलेजेस में, ठीक है। बट इसका अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट का बात करो कि कैसे चीजें को आप समझ सकते हैं, कैसे सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो जैसे ही मैं बात करूंगा इस सिग्नल के बारे में, यहां पर कुछ सिग्नल आएगा, ठीक है, कुछ सिग्नल आने वाला, और ये सिग्नल प्रोब के थ्रू केबल के होते हुए अंदर जाएगा सीआरओ में, ठीक है। तो जब मैं सीआरओ को यहां से देखूंगा, ठीक है, सिग्नल जो जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखने वाला वो मैं दिखने वाला हूं, ठीक है। तो मुझे दिखेगा एक आर रजिस्टर और एक कैपेसिटर सी इन। ओके, ये मैंने सिग्नल दिया था इसमें और देखा था। फिर मेरे पास क्या केबल है, केबल का भी अपना एक सी होता है, बट इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं जनरली। ओके, फिर क्या है हमारे पास प्रोब, तो प्रोब का भी कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है और उसका कुछ कैपेसिटेंस भी होता है प्रोब का,
इसको मैं बोल रहा हूं R1 C1, और यहां से मैं क्या ले रहा हूं, इनपुट सिग्नल का, समझ में आ गया, सिग्नल का इनपुट ले रहा हूं मैं यहां पे। अब प्रोब जो हम यूज करते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोब यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एट्यूनेशन फैक्टर, ठीक है। अगर मान लेते ये प्रोब है, इसका एट्यूनेशन फैक्टर दिया हुआ है 100:1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो मैं समझाने वाला हूं अभी। मान लेते जो प्रोब मैंने यहां पर यूज किया वो दिया हुआ था x, एट्यूनेशन फैक्टर 100:1, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जो सिग्नल है यहां पे अगर 100 वोल्ट का आएगा, तो जो CRO में इनपुट जाने वाला है, यानी कि जो यहां पर दिखेगा V आउट, वो दिखने वाला है 1 वोल्ट, ओके, समझ में आ गया। तो जो भी सिग्नल आप यहां पर देंगे, मान लेते हैं 100 वोल्ट्स, तो यहां दिखेगा 1 वोल्ट। अगर ये होता 1000 × 1, तो अगर आप 1000 वोल्ट का सिग्नल यहां पर प्रोवाइड करते तो यहां पर मुझे दिखता है 1 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है। तो एट्यूनेशन का मतलब यही है, और ये कौन कर रहा है, आपका जो प्रोब है उसके वजह से एट्यूनेट हो रहा है, ओके। तो अब कुछ रिलेशनशिप देखते हैं, R1 और Rin में क्या होता है, ठीक है, Cin और C1 में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एट्यूनेशन फैक्टर दिया हुआ 100:1, ठीक है। तो उसको क्या करने वाले हम लोग, एक प्रोब का रेजिस्टेंस यहां पे रहेगा और C1 रहेगा, और फिर इस साइड क्या है हमारे पास, CRO का, ठीक है, ये CRO का Rin है और Cin है, और यही अंदर जा रहा है CRO के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब एट्यूनेशन फैक्टर 100:1 रहेगा, मतलब जब मैं 100 वोल्ट्स दूंगा यहां पे, तो यहां कितना आने वाला है, 1 वोल्ट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डीसी एनालिसिस करने वाला हूं, ठीक है, इसमें डीसी एनालिसिस करने वाला हूं। मान लेते हैं हमने 100 वोल्ट डीसी दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, डीसी एनालिसिस, कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं, बचेगा सिर्फ आपके पास R1, और इधर कितना बचने वाला है, Rin। मैंने यहां पर इनपुट दिया 100 वोल्ट्स, इधर कितना आया, 1 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 100 वोल्ट गिवन है, ये 1 वोल्ट गिवन है Rin के क्रॉस, ठीक है। तो बताओ जो 1 वोल्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Rin अपॉन Rin प्लस R1 टाइम्स 100, ओके। अब देखो यहां से Rin प्लस R1 अपॉन Rin इक्वल टू 100/1, ओके। तो ये क्या है आपके पास, 1 प्लस R1 अपॉन Rin इक्वल टू 100/1 को क्या लिख सकता हूं मैं, एट्यूनेशन फैक्टर लिख सकता हूं क्या, x, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो R1 आएगा वो क्या आएगा, x-1 टाइम्स Rin, ठीक है। तो जो प्रोब मान लेते हैं प्रोब का रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप इनपुट किसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, CRO के इनपुट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर एट्यूनेशन फैक्टर गिवन है तो, ठीक है। और यहां से एक चीज और आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, x क्या ले रहे हैं यहां पर 100:1, ठीक है, 100:1। अगर आपके पास ये दिया हुआ 100:1, यानी कि x का वैल्यू 100 है, अगर 1000:1 होता तो x का वैल्यू कितना है, 1000 है, समझ में आ गया, ये एट्यूनेशन फैक्टर है। तो यहां से देखिए, अगर आप x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ओके, तो x अगर -1 होगा तब भी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है x-1 का। अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है Rin से, तो R1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि R1 इज वेरी मच ग्रेटर देन Rin, ठीक है। मतलब जो प्रोब का रेजिस्टेंस होता है वो इनपुट इंपेडेंस ऑफ CRO से बहुत ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या लेते हैं, दूसरा चीज यहां पर क्या लेते हैं, टाइम कांस्टेंट जो होगा प्रोब का और CRO का वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तभी सिग्नल अच्छे से प्रोपोगेट करता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा प्रोब का, R1C1 इक्वल टू ये होना चाहिए किसके, इसके RnCin के इक्वल। ओके, अब बता मुझे कि R1 बहुत ज्यादा था, R1 इज मच ग्रेटर देन Rn, और इन दोनों को इक्वल भी होना है। और इक्वल कैसे हो रहा है, यहां पर C1 मल्टीप्लाई किए, यहां पर Cin मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ये क्वांटिटी बहुत कम है और दोनों में मैंने मल्टीप्लाई किया है, एक में C1 एक में Cin, और दोनों बोल रहे हैं हम बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि Cin का वैल्यू कम आएगा और C1 का वैल्यू कम होगा और Cin का वैल्यू ज्यादा होने वाला है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि R1 का वैल्यू Rin से ज्यादा आता है और C1 का वैल्यू Cin से कम आता है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, वो टाइम कांस्टेंट इक्वल हम ले रहे हैं इसीलिए आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोब विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द CRO इनपुट रेजिस्टेंस and the capacitance of the probe will be less than to the capacitance of CRO। ओके, तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा आई गेस, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन बनाएं, इसके क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, इजी होते हैं, बस मैंने आपको थ्योरी पार्ट बता दिया, आप क्वेश्चन खुद से अच्छे से करें, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, और एक डाउट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो डाउट क्या है कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सिग्नल को एटीन्यूएट करवा रहा हूं। 100 वोल्ट्स दिया, यहां 1 वोल्ट आया, अब ये 1 वोल्ट कहां जाएगा, एम्पलीफायर में जाएगा, राइट, एम्पलीफायर में जाएगा, और एम्पलीफायर से कहां जाएगा फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट में, और एम्पलीफायर क्या करेगा, इस 1 वोल्ट को अगेन बढ़ाएगा। तो बताओ अगर मुझे एम्पलीफायर यूज कर रहा था मैं, 1 वोल्ट को 100 वोल्ट किया और यहाँ पे एटीन्यूएट किया, तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एटीन्यूएशन किया ही क्यों, फिर डायरेक्ट में इसको दे देता प्लेट में, हॉरिजॉन्टल प्लेट में, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पहले मैंने कम किया सिग्नल को, फिर बढ़ाया, फिर दिया, तो कम करना और बढ़ाना क्यों पड़ रहा है मुझे, ठीक है, एटीन्यूएशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है, डायरेक्ट दे दे एम्पलीफायर में, एम्पलीफाई करके दे देगा वो। ओके, तो ये डाउट आप लोग खुद सोचें और मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।